स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 28 ऑफ क्लास 10th, वो भी सोशल स्टडीज के इंग्लिश मीडियम में। ये वर्कशीट 8 सितंबर 2020 की वर्कशीट है, यानी 8 सितंबर की वर्कशीट है जो आपको करनी है। आज हमें पढ़ना है इकोनॉमी का एक चैप्टर, आपकी जो इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, इकोनॉमी का जो चैप्टर है उसका एक पार्ट दिया हुआ है और वो पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करा दूंगी और क्वेश्चन कैसे लिखना है वो भी समझा दूंगी, सॉल्यूशन भी आपको दे दिया जाएगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। तो आपको पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये आपका चैप्टर है इकोनॉमी में, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इसमें भी आपको टॉपिक पढ़ना है फॉरेन ट्रेड एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। बेसिकली आज हम एमएनसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं। साउंड्स वेरी गुड, बिकॉज आप लोगों ने मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में सुना होगा। आपकी फैमिली में कोई ना कोई एमएनसी में या मल्टीनेशनल कंपनी में काम ज़रूर करता होगा या किया होगा। अगर आप अपने भाई बहन या बड़े पेरेंट्स से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आज हम देखते हैं कि ये क्या होता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। चैप्टर को इसलिए ब्रीफ किया जा रहा है क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है और आपको पैरेलली चैप्टर्स को भी कवर किया जा रहा है। ये इसलिए दी जाती है वर्कशीट कि आप इसे रेफरेंस के लिए रखें और जाके उस चैप्टर को डीपली खुद स्टडी करें, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे इलेबरेट कर देती हूँ। देखिए, पहले बताया गया है बाय द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी प्रोडक्शन वाज मेनली कन्फर्म्ड विद द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्रीज। अगर हम बात करें 20वीं शताब्दी की, यानी 20th सेंचुरी का जो मिड टाइम है, लाइक 1950 1960 का जो टाइम है, उस टाइम प्रोडक्शन जो होता था मेनली अपने बॉर्डर्स के अंदर होता था। लाइक कोई कंट्री है जो प्रोडक्शन कर रही है वो अपने देश की सीमा के अंदर ही कर रही है उसका व्यापार। ऐसा नहीं है कि हम विदेशों में भेजें, ज़्यादातर लोग अपने देश की सीमा के अंदर करते थे। बिफोर द अराइवल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज रॉ मटेरियल एंड फूड आइटम वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द कंट्रीज लाइक इंडिया एंड रेडीमेड गुड्स आर इम्पोर्टेड। अगर हम बात करें बिफोर द मल्टीनेशनल कंपनी, पहले जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी भारत में आई थी, आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसने भारत में, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक 200 ईयर्स तक इंडिया पे रूल किया था और इंडिया को गुलाम बना दिया था। और वो आए कैसे थे? ट्रेड के लिए, यानी व्यापार के लिए ही आए थे। उस टाइम क्या होता था कि जो उनके भारत जैसे और भी देशों में जहाँ पे उन्होंने कंपनी स्टैब्लिश कर रखी थी, वहाँ पे वो क्या करते थे कि हमारे यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे, रॉ मटेरियल, लाइक आपको पता है कॉटन, मसाले, ये सारी चीज़ें हमारे देश से लेके जाते थे और अपने देश में उसका कॉटन का कपड़ा बनाकर और फैंसी डिज़ाइनर क्लॉथ्स बनाकर उसे इंडिया के ही मार्केट में ज़्यादा प्राइस में बेचते थे। मतलब हमसे बहुत गिरे प्राइस में लेके जाते थे, अपने यहाँ उसे मशीनों से बनाते थे क्योंकि हमारे यहाँ हाथ के बुने हुए कपड़े होते थे, उसको लाकर हमारी मार्केट में बहुत महंगे प्राइस पे बेचते थे, ठीक है। टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट एंड अर्न मोर प्रॉफिट, मल्टीनेशनल कंपनीज सेट अप ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज फॉर प्रोडक्शन इन कंट्री वेयर दे कैन गेट चीपर लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। तो अपने जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है उसे कम करने के लिए, आप बताइए, जो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था, मैंने बोला था कि आप कोई इंडस्ट्री लगाएंगे तो आप क्या चाहेंगे कि आपको प्रॉफिट हो, कम कॉस्ट देना पड़े, ऐसी जगह पे तो लगाते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी भी सेम ऐसा ही करती हैं, टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। ऐसी जगह पे अपनी कंपनी लगाती हैं जहाँ पे उन्हें कम कॉस्ट लगानी पड़े, ऑलराइट, और मोर प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लाभ हो। मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी जगहों पे अपनी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश करती हैं। दे कैन गेट चीपर लेबर एंड अदर रिसोर्सेज, जो उन्हें लेबर मिले वो चीपर मिले। तो अगर वो विकासशील देशों में यानी डेवलपिंग कंट्रीज में लगाती हैं तो आपको पता है वहाँ लेबर बहुत सारी अवेलेबल होती है। जैसे इंडिया में अगर कोई कंपनी लगाता है तो इंडिया में ईजिली लेबर मिल जाती है और स्किल्ड लेबर भी मिल जाती है, तो ठीक है। और बाकी रिसोर्सेज लाइक पानी, लैंड अगर खरीदना है, ज़मीन खरीदनी है, तो इंडिया में बहुत ईजिली रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो बहुत सारी एमएनसी कंपनी है इंडिया की ओर आकर्षित होती हैं और कोई भी एमएनसी कंपनी उसी जगह पे एस्टैब्लिश करती है जहां पे उसे चीजें कम प्राइस में मिल जाएं और उसका प्रॉफिट अधिक हो, ठीक है।
इसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी आर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज ग्लोबली। मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज यानी जो प्रोडक्ट बना रही हैं या जो सेवाएं दे रही हैं वो ग्लोबली देती हैं। मल्टीनेशनल कंपनी होती क्या है बेटा? मल्टीनेशनल कंपनी ऐसी होती है, जैसा उसके नाम से आपको दिखाई दे रहा है, मल्टीनेशन, जो अपना प्रोडक्शन बहुत सारी कंट्रीज में करती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज में करती हैं, मल्टीनेशंस में करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि जैसे कि आप ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां देखते हैं, आपके घर में फ्रिज है, टीवी है, किसका है? एलजी का है, ठीक है। तो वो किस देश की कंपनी है? कहीं एक देश में वो शुरू होती है और उसके बाद फिर वो अपनी ब्रांचेस हर ऑल ओवर वर्ल्ड में हर देश में जाके खोल लेते हैं, वहीं पे फिर वो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और वहीं पर बेचते हैं। तो ये क्या होती हैं? मल्टीनेशनल कंपनियां। जैसे आप बात करें, आपके घर पे नोकिया का फ़ोन सबने यूज़ किया होगा, एक छोटी सी देश की कंपनी है, ठीक है, और उसने अपना प्रोडक्ट बनाया, इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया कि वो एक MNC बन गई और उसने ऑल ओवर वर्ल्ड की बहुत सारी कंपनीज़ में अपने प्रोडक्ट को बेचा। इसी तरह चाइना बहुत सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसकी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ठीक है। मल्टीनेशनल का आप समझ गए कि जो एक से ज़्यादा मल्टीनेशंस में अपना प्रोडक्शन करते हैं उन्हें मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। जैसे आज के टाइम में इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनी है तो वो IT सेक्टर में है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। The money spent in the purchase of land, building, machine and the equipment is called the investment। अगर आप पैसे को खर्च करते हैं किसके लिए? बिल्डिंग्स खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट। इसको इन्वेस्टमेंट ही तो कहते हैं साधारण भाषा में। अगर आप सोना खरीद रहे हैं घर में, नॉर्मली मैं बात कर रही हूँ, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो क्या बोलते हैं? कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह अगर मल्टीनेशनल कंपनी है, वो किसी देश में ज़मीन खरीदती हैं और लोकेशन को खरीदती हैं, ठीक है, मशीन्स खरीदती हैं, इक्विपमेंट, तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि फॉरेन कंपनी खरीद रही है इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बाय पार्टनरिंग विद लोकल कंट्रीज यूजिंग लोकल कंपनीज फॉर सप्लाई एंड क्लोजली विद लोकल कंपनीज और परचेजिंग देम, मल्टीनेशनल कंपनी आर इम्पैक्टिंग प्रोडक्शन एट रिमोट लोकेशन। क्या होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है लोकल एरिया में जाकर वहाँ पर अपनी कंपनी स्टैब्लिश करती हैं, अपना प्रोडक्शन करती हैं और वहाँ की जो लोकल कंपनी है उसकी कॉम्पिटिटर बन जाती हैं। जैसे आप देखेंगे कि हमारे इंडिया में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां हैं, लेकिन जो विदेश की कंपनियां हैं हमारे यहाँ आ जाती हैं, एस्टैब्लिश, कम प्राइस में अच्छा प्रोडक्ट देती हैं और हमारे जो इंडिया का मैन्युफैक्चरर है उन्हें कॉम्पिटिट करती हैं। तो मतलब ये दूसरे देश में बैठे बैठे यहाँ पर अपना क्या करते हैं? दबदबा जमाते हैं, ठीक है। बैठे हुए हैं इनके CEO अमेरिका में, चाइना में, ठीक है, कनाडा में, लेकिन वो यहाँ पे अपना दबदबा जमाए हैं अपने प्रोडक्ट की वजह से। फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन मीन ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंट्रीज। इसके बाद एक और टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, फॉरेन ट्रेड, यानी विदेश व्यापार, ठीक है। द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है? देशों को कनेक्ट करना। जो ये व्यापार है ये देशों को जोड़ता भी है, कनेक्ट करता भी है। क्यों? अगर आप पास्ट में जाके देखेंगे, इतिहास में जाके देखेंगे, तो जो देश आपस में एक दूसरे से मिले वो किसकी वजह से मिले? व्यापार करने की वजह से ही मिले। अगर आपको याद हो कि भारत की खोज किसने की थी या भारत तक कौन पहुंचा था, तो वो कौन था? वास्को डी गामा था। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो, ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। तो जब वो भारत आता है उसके बाद बहुत सारे अलग अलग देशों से लोग भारत क्यों आते हैं? व्यापार के लिए ही तो आते हैं। तो व्यापार से क्या होता है कि देशों का रिलेशन अच्छा होता है। चलो ये तो इतिहास की बात कर दी। मॉडर्न टाइम में अगर मैं बात करूं तो हम अपने आर्म फोर्सेस के लिए इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, ठीक है। अभी अभी हमने राफेल लिया है, तो वो हम लेते हैं तो दूसरे देश से हमारे रिलेशन क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। फिर कोई और देश सैटेलाइट हमसे खरीदता है, हम इसरो में सैटेलाइट्स बनाते हैं, तो बहुत सारे नैनो सैटेलाइट दूसरे देश हमसे लॉन्च करवाते हैं। इससे क्या होता है? इससे हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं, ठीक है। तो ट्रेड से रिलेशन भी अच्छे होते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अट्रैक्टेड इन इंडिया ड्यू टू बिजनेस इंटरेस्ट। अगर आप बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी
नहीं की, तो वो भी बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से ही भारत में आकर्षित हुई थी। ठीक है, इनफैक्ट फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड एज अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस रीच मार्केट आउटसाइड द कंट्री मार्केट, और फॉरेन ट्रेड हमें अवसर देता है, दूसरे देश में भी बाजार उपलब्ध करता है। मान लीजिए आपकी कंपनी इंडिया में है, आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, केवल भारत में बेच रहे हैं, ये मार्केट है आपके लिए, लेकिन अगर आपको मौका मिले कि आप अमेरिका की मार्केट में प्रोडक्ट सेल करें, चाइना की मार्केट में, तो सोचिए कितनी बड़ी मार्केट मिल जाएगी आपको। तो हर कोई यही चाहता है कि वो अपने प्रोडक्ट को बाहर की मार्केट्स में सेल कर पाए। ठीक है, फॉरेन ट्रेड हेल्प कनेक्टिंग एंड और इंटरेक्टिंग मार्केट्स टू डिफरेंट कंट्रीज। जो फॉरेन ट्रेड है वो कनेक्ट करता है दूसरी मार्केट्स को और दूसरी कंट्रीज को। तो ये थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट ब्रीफ में समझाने की कोशिश की है कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एंड मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं। ब्रीफ में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। अब आपको एक केस स्टडी दी है। केस स्टडी क्या होती है बेटा, कि आपको एक सिचुएशन दी जाती है और उसके बाद उस सिचुएशन पे बेस आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लाइक अगर आप कॉमर्स साइड लेते हैं तो आपको कॉमर्स में बिजनेस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं 11th-12th में, और केस स्टडी आपको 8-10, यहाँ पे तो 4 लाइन की दी है, 8-10 लाइन की एक केस स्टडी देते हैं कि ये सिचुएशन है, फिर आप क्या करेंगे अगर आप बिजनेसमैन हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए दी है। आगे अगर आप पढ़ते हैं बिजनेस वगैरह इकोनॉमिक्स तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, और 10th में भी बोर्ड में पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो देखिए आपको केस स्टडी दी है। द होंडा कंपनी एस्टैब्लिश द हीरो होंडा कंपनी ऑन 19 जनवरी 1984 इन गुड़गांव। तो होंडा कंपनी एस्टैब्लिश की गई थी, ठीक है, 19 जनवरी 1984 इन गुड़गांव हरियाणा। इज एसोसिएटेड विद हीरो ग्रुप फाउंडर ब्रिज मोहन लाल मुंजल। तो ब्रिज मोहन लाल मुंजल ने इनके साथ मिलकर हीरो होंडा को करा था। पहले अगर आपको बता दूं तो हीरो अलग कंपनी थी, होंडा अलग कंपनी थी, लेकिन इनके फाउंडर के साथ ब्रिज मोहन लाल के साथ मिलकर स्टार्टेड कंपनी इन्वेस्टमेंट 2.8 बिलियन डॉलर्स में इस्टेब्लिश किया था इन 2010। मतलब हीरो अलग थी, होंडा अलग थी, तो यहाँ से ये आए और इन्होंने ब्रिज मोहन लाल के साथ मिलकर हीरो होंडा को कंबाइन किया और इंडिया में 2.8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया इस कंपनी के लिए। 2010 में क्या होता है, कंपनी सोल्ड नियर बाय 4.5 मिलियन टू व्हीलर, 4.5 मिलियन टू व्हीलर्स, यानी टू व्हीलर्स होते हैं बाइक्स जितनी भी होती हैं, स्पेशली ये लोग बाइक बनाते हैं अलग अलग मॉडल के, उसको इंडिया में इन्होंने बेचा और काफ़ी प्रॉफिट कमाया। अबाउट 48% इंडिया रैपिडली ग्रोइंग मार्केट। और 2014 में क्या होता है, होंडा सोल्ड इट्स शेयर्स टू हीरो, यानी जो होंडा है वो अपने शेयर्स किसको बेच देता है, हीरो को। तो अब सारे जो शेयर्स हैं कंपनी के वो किसके पास होंगे, हीरो के पास होंगे। ये 2 अदर कंपनीज थी। ये आपको एक केस स्टडी दिया है तो इससे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। आप आज से क्या 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट वाज द मेन मीन ऑफ कनेक्टिंग कंट्रीज इन द पास्ट। पास्ट में कंट्रीज को कनेक्ट करने का मेन रिसोर्स क्या होता था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आपको समझाया गया है तो उसमें डिफरेंशिएट करना है। राइट द मीनिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, आपको मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है वो बताना है, 2 मल्टीनेशनल कंपनी के नाम बताने हैं और वो क्या प्रोडक्ट बनाती हैं वो भी बताना है। 4th क्वेश्चन में व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप फैक्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्री। मल्टीनेशनल कंपनी डेवलपिंग कंट्री में अपनी फैक्ट्रीज क्यों सेटअप करती हैं। चलिए आंसर की ओर चलते हैं, सारे आंसर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, व्हाट वाज द मेन मीन ऑफ कनेक्टिंग कंट्रीज इन द पास्ट। क्या मेन था, फॉरेन ट्रेड। सो सिंपल, द मेन मीन्स ऑफ कनेक्टिंग कंट्रीज वॉज फॉरेन ट्रेड इन द पास्ट, यानी विदेश व्यापार ही वो साधन था जिससे पास्ट में कंट्रियां एक दूसरे से कनेक्ट होती थी। ठीक है, तो सो सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने को कभी भी आए तो आप एक टेबल बना के उसको डिफरेंशिएट करें, टीचर को समझने में आसानी होती है और आपको लिखने में, याद करने में आसानी होती है। इसी आंसर को अगर आप पैराग्राफ बना के लिखते हैं तो टीचर को थोड़ा लगता है कि पढ़ने में दिक्कत होती है। अगर टीचर एग्जाम में 500 कॉपी चेक कर रहा है तो वो आपको सही से नोटिस नहीं करेगा और हो सकता है मार्क्स काट ले। लेकिन अगर आप टेबल बना के डिफरेंशिएशन करते हैं तो टीचर को पता है कि बच्चे को नॉलेज है, वो इक्वली कंपेयर कर रहा है, दैट मीन उसको सही पता है, वो आपके सीधे सीधे वर्ड्स पढ़ेगा और आपको फुल मार्क दे देगा। ठीक है, तो आप बोर्ड देने जा
रहे हैं, इसलिए आपको प्रेजेंटेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। फॉरेन, अगर हम बात करें, यहाँ है फॉरेन ट्रेड, यहाँ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रिप्स प्रोवाइड एंड, फॉरेन यहाँ पे ट्रेड होगा, सॉरी, फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोड्यूस टू रीच मार्केट आउटसाइड देयर कंट्री मार्केट। जो फॉरेन ट्रेड होते हैं वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अपनी कंट्री से बाहर भी मार्केट मिले। जबकि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, द मनी स्पेंट इन टू परचेज लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीज़ों को खरीदने को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वैन द इन्वेस्टमेंट मेड बाय मल्टीनेशनल कंपनी कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब ये इन्वेस्टमेंट मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा किया जाता है तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। सेकेंड पॉइंट है, फॉरेन ट्रेड्स हेल्प इन कनेक्टिंग और रिगार्डिंग मार्केट्स फॉर डिफरेंट कंट्रीज। तो फॉरेन ट्रेड क्या करता है, हेल्प करता है कनेक्ट करने में, किसको, कंट्रीज को और मार्केट्स को जो डिफरेंट कंट्रीज में हैं। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज मेक देयर इम्पैक्ट एट रिमोट लोकेशन बाय इन्वेस्टिंग ओवरसीज। मल्टीनेशनल कंपनी है वो दबदबा बनाती हैं दूसरे लोग दूर के स्थान पर भी इन्वेस्ट करके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। डिफाइन लिखना है कि मल्टीनेशनल कंपनी होती क्या है। राइट द नेम ऑफ एनी टू मल्टीनेशनल कंपनी ऑपरेटिंग इन इंडिया। इंडिया में दो मल्टीनेशनल कंपनी के नाम बताने हैं जो ऑपरेट कर रही हैं। व्हाट गुड डू दीज कंपनीज प्रोड्यूस। ये कंपनियां कौन से गुड्स, कौन से प्रोडक्ट बनाती हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में, कंपनीज कंट्रोलिंग और ओनिंग प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री आर नॉन एज मल्टीनेशनल कंपनी। वो कंपनी जो कंट्रोल करती हैं या जिनका स्वामित्व होता है एक से दो से ज़्यादा कंट्रीज में, उन्हें मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। अब आपको दो कंपनी के नाम बताने हैं, तो नंबर 1 लिखा है मैंने प्रोटेक्टर और गैम्बल, जिसे PG शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ठीक है। इज अ वर्ल्ड वाइड डेवलपर, MNC है, ये एक डेवलपर मल्टीनेशनल कंपनी है। वाज स्टार्टेड बाय विलियम प्रोटेक्टर एंड जेम्स गैम्बल। इन दोनों ने मिलकर 1837 में इसको स्टैब्लिश किया था। PG India is a part of Protector and Gamble. The MNC made its way of India 1964. Currently products, अगर इसके products की हम बात करें तो इसके products क्या हैं, ओले, जिलेट्स, विक्स और टाइड इसके products हैं। दूसरी कंपनी कौन सी है, दूसरी कंपनी है कैडबरी। कैडबरी सुन के आपके मुंह में थोड़ा अच्छा लगा होगा, चॉकलेट जो आप खाते हैं वही। इज़ अ ब्रिटिश इंटरनेशनल चॉकलेट कंपनी। तो ये अगर आपको नहीं पता, जो आप कैडबरी डेयरी मिल्क खाते हैं, तो ये एक ब्रिटिश इंटरनेशनल चॉकलेट कंपनी है, ठीक है, विच वॉज स्टार्टेड इन 1825 बाय जॉन कैडबरी। और कैडबरी क्या प्रोड्यूस करती है, ये आप सब जानते हैं, चॉकलेट प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा ये बहुत सारी ग्रीन टी और भी तरह की चीज़ें प्रोड्यूस करती है। चॉकलेट को आपको याद रखना है। तो 2 पॉइंट बताने थे, हमने बता दिए। क्वेश्चन 4 में पूछा है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप फैक्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्री। मेन उद्देश्य क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम डेवलपिंग कंट्री में मल्टीनेशनल कंपनी को एस्टैब्लिश करें। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप फैक्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्री बाय मल्टीनेशनल कंपनी आर एज फॉलोज। नंबर 1, टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, to earn more profit, availability of cheaper labor and other resources। अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, और क्योंकि जो मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं जब वो विकासशील देशों यानी डेवलपिंग कंट्री में जाती हैं तो वहाँ सस्ती लेबर मिल जाती है और अदर रिसोर्स मिल जाते हैं। यही क्वेश्चन 4 अगर आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है या 4 नंबर में, तो आप इन पॉइंट्स को भी थोड़ा थोड़ा इलेबोरेट कर देंगे 2-2 लाइन में, कि जैसे द रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए जो डेवलपिंग कंट्री हैं वहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम हो जाती है, जो रिसोर्सेज हैं वो सस्ते मिल जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता मिल जाएगा। अगर आप इंडिया की बात करें, मान लो वही चीज़ वो अमेरिका में बना रहे हैं तो 50 रुपये लग रहे हैं, इंडिया में बनाएंगे तो हो सकता है 25 रुपये लगे, क्योंकि यहाँ पे बाकी कंपेयर में कॉस्ट जो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अर्न मोर प्रॉफिट, अगर आपका इन्वेस्टमेंट कम लग रहा है तो आप जाहिर सी बात है प्रोडक्ट को तो उतने ही प्राइस में बेच रहे हैं ना, तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, और बाकी रिसोर्सेज और जो लेबर है वो जल्दी ईजिली अवेलेबल हो जाती है। तो इसको आप 2-2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देंगे अगर आपका बड़ा आंसर होता है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर
28 सोशल स्टडी की इंग्लिश मीडियम में सॉल्व कर लिए। हिंदी मीडियम में ऑलरेडी प्रोवाइड की जा चुकी है। अभी तक अगर आपका कोई फ्रेंड हिंदी मीडियम में है तो उसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।